नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू रोपाई यंत्र किसानों के लिए है उपयोगी। अच्छे उत्पादन के लिए ड्रैगन फ्रूट की फसल में जरूरी कार्य। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतीबाड़ी में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। साथ ही यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ कम खर्च में किए जा सकते हैं। इन्हीं सभी लाभों को देखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं आलू रोपाई यंत्र के बारे में, जिस पर विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल, अगर फसलों के बाद देखें जो अनाज वाली फसल है गेहूं के बाद, तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। पोटैटो प्लांटर मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में हम लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं। वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते हैं इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू हो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर एक एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है उसकी होती है।
तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है। जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है और अगर देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। और इसमें लागत जो है पोटैटो प्लांटर का, उसमें मात्र 75,000 से 1 लाख के बीच आता है। और उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत सारी अनुदान राशि दी है जो 50% तक की है, OBC के लिए, SC ST के लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। मशीन की कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत अलग अलग कतारों के हिसाब से होती है, लेकिन अनुमानित कीमत की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर मशीन की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और अगर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत की बात करें तो लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इस मशीन को समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका, उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है, या आपका जो भी गियर सिस्टम है, या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को, तो यही करना होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ड्रैगन फ्रूट की खेती इन दिनों किसानों के बीच काफी लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि बाजार में इस फल का अच्छा दाम मिल जाता है। लेकिन किसानों के बीच ड्रैगन फ्रूट की खेती नई है, इसीलिए किसानों को इसकी देखरेख की सही जानकारी नहीं है। अगर आपने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगाई है तो अच्छे उत्पादन के लिए आप इसकी देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो जेरोफिटिक है, मतलब सूखी जगह में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी जा रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है या 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या 1500 तक जाती है, वहाँ तक हम उस फल की खेती कर सकते हैं। पहले ये बिल्कुल सूखे में होती थी। नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, आयरन बहुत ज़्यादा है इसमें, और बड़ा रसीला है और बहुत स्वादिष्ट है। तो ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल जेरोफिटिक है, मतलब एक तरह से सूखी जगह के लिए है, कांटेदार है। इसकी पत्तियां जो आप देखेंगे बिल्कुल गद्देदार होगी पत्तियां, तो ये पानी का लॉस कम होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशनल लॉस हम बोलते हैं इसको, वो कम होता है, पानी संरक्षित रहता है इस पौधे में। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए।
आप जो दूरी लगाए होंगे, दूसरी बात कि दूरी तो आप प्रॉपर लगा चुके हैं, ये हम बात कर रहे हैं वैसे ड्रैगन फ्रूट की के बगीचे की जहाँ पे बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट खिल रहा है, फूल आ रहा है, उसमें फल आने वाले हैं, फल आने की क्रिया शुरू हो चुकी है। तो वैसे में आप दूरी वगैरह तो अपने हिसाब से लगा लिए होंगे। इसका ध्यान रखें कि बरसात में आंधी तूफान और बारिश ज़्यादा होती है तो जल जमाव ना हो, जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। खरपतवार बिल्कुल ना रहे, बीच में जो खरपतवार बरसात में जो आ जाता है खरपतवार बिल्कुल ना रहे, ताकि इसमें ये रोग मुक्त रहे। तो इसका अगर ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी और आपकी आमदनी अच्छी होगी, जो आपका उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट में फूल आने से ठीक पहले और बाद की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। फूल आने से पहले शरीर का बढ़वार होता है, जो कैनोपी की बात जो हम कर रहे थे, ये ज़्यादा बढ़ता है। फूल जब आ जाता है तो इसका मतलब उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा था, शरीर बढ़ रहा था। अब सेक्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, मतलब फल ज़्यादा बनेगा। तो जब फल ज़्यादा बनेगा उस समय शरीर कम बढ़ेगा या शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कि आवश्यक तत्व की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में आप खाद मई में या जून में आप दे दिए होंगे, सामान्य तौर पे उस समय देते हैं। लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप बरसात के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आप निश्चित रूप से लगभग 10 किलोग्राम प्रति थाला के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो जो फूल लगने का समय है, फल लगने का समय है, वो फल लगने के समय में जो आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी और अंततः फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट अभी जब जुलाई अगस्त की बात आती है तो जुलाई अगस्त में ड्रैगन फ्रूट के फूल आने लगते हैं। अगस्त सितंबर में फल बनने लग जाता है, या जुलाई मध्य से ही फल बनने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि जुलाई में और अगस्त में जब फल बन रहा हो, फूल बिल्कुल खिला हुआ हो, उस समय कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, इसलिए कि परपरागण की क्रिया भी होती है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो उस समय कोई कीटनाशक, खासकर रासायनिक कीटनाशक नहीं देना है। अगस्त का सेकेंड हाफ, मतलब दूसरे पखवाड़ा में अगस्त के, वहाँ पे आप निश्चित रूप से नीम से बनी हुई, मतलब जैविक कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम या करंज के बीज से या पत्ती से बना हुआ या गोमूत्र वगैरह से, वो जो हम जैसे निमाक्लोर, निमिसाइड, ऐसे करके दवाएं आती है, वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति लीटर पानी डालना है, उसके हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। भेड़ बकरियों में कई तरह की बीमारी लगती हैं, जिसमें से पीपीआर सबसे गंभीर बीमारी मानी जाती है।
अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी भेड़ बकरियों में महामारी के रूप में फैल जाती है। इसीलिए किसानों को इसके प्रति काफी सतर्क रहना चाहिए। यदि आप शुरू से ही पीपीआर रोग का टीकाकरण और दवा का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की आज कोशिश की जा रही है। इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी, जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि खाना पीना बंद कर देती है। और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है, पूरे गाँव में। और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ है, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है। और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना ज़रूर बनती है। मतलब कि बताने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे कि अपने बकरी पालक को अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष पीपीआर का टीका दिलवाई जाती है। तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें, और नहीं तो अपने भी खरीदारी करके किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले हैं, उनसे संपर्क करके आप अपने बकरियों को टीका लगवा सकते हैं। ये बहुत महंगी चीज़ भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और 100 बकरियों की डोज और 50 बकरियों का डोज के रूप में आती है। यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने के लिए, मतलब रेडी कर लेते हैं उस सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी के नीचे पड़ती है। इस तरह से सभी बकरी को एक एक करके आपको वैक्सीन दे देनी है 2 घंटे के अंदर में। इसके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही टीकाकरण करें जिस दिन थोड़ा सा माहौल जो इन्वायरमेंट जो होती है, वातावरण जो होती है वो फेवरेबल हो, मतलब कि ना तो अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंड पड़ रही हो, मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हों, ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक अपनी बकरी को धूप में नहीं जाने दें, आराम से रहने दें घर पे ही। 2 घंटे के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी ज़रूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 दिन तक उसको पिलाते रहना है, उसके बाद ही टीका देनी है। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं, और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दिलवाए और बकरी को पीपीआर हो जाती है, बीमारी छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके
साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, उसकी नाक की सफाई लाल पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे। आप जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लीवोफ्लोक्सासिन या इंडोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दल सागर, जिला बक्सर के कृषक प्रवेश राय ने। ये शिमला मिर्च की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवेश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं, और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं, और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वर्मी पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए, साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नाइट्रोजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में, और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है, इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहाँ तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है, तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधा रोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए।
जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है। साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में माने ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।